ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मोहन सरकार के लेखानुदान का आधार केंद्र का अंतरिम बजट है। इसमें अधोसंरचना और औद्योगिक विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता में रहेंगे। यानी इन चारों सेक्टर्स में जुड़ी केंद्र और राज्य की योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अंतरिम बजट में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक्सप्रेसवे के निर्माण को गति देने, औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने के लिए भी राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इस बजट से गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो पहले तो हम चर्चा करेंगे शिक्षा को लेकर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का अहम फैसला लिया था। यह स्कीम चुनाव से पहले ही बन गई थी, तब डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे। लेकिन लाडली बहना योजना की वजह से इसे रोक दिया गया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले इसे लॉन्च किया जा रहा है। इसके लिए अंतरिम बजट में 460 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की योजना बताई जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। नई शिक्षा नीति के तहत प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में सभी प्रकार के कोर्स की पढ़ाई हो सकेगी। मध्य प्रदेश में सरकार कुल 570 सरकारी कॉलेजों में से हर जिले में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड करेगी। तो आइए ये जो ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि ये तो चीजें थी कि जो करने वाली है बजट में, ये मैंने आपको बताई। लेकिन अब 2023-24 में शिक्षा के लिए बजट क्या था, आप टीवी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं लगातार। पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में सुधार का ऐलान किया गया था। 430 स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार, 277 करोड़ का बजट किया गया था। ये प्रावधान सुधार के लिए कितना सुधार हुआ है ये आप देख सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में टॉपर्स को स्कूटी देने का वादा किया गया था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में टॉपर्स को स्कूटी देने का, यानी कि ई बाइक देने का यह वादा। शिक्षा के लिए बजट 38,375 करोड़ का बजट था। सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ का बजट। ये बजट का प्रावधान सीएम राइज स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में सुधार लाने का ऐलान किया गया था। तो ये थे 2023 में। 2023-24 के लिए जो बजट किया गया था उसके लिए ये प्रावधान किए गए थे। और जो प्रावधान अब होने वाले हैं, उम्मीद क्या है, आइए जानते हैं जनता की राय क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या उनकी उम्मीदें हैं। के लिए पेंशन जरूर ही लागू की जाए, क्योंकि हम वर्षों से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन जरूर बजट में शामिल की जाए। मैं सरकार से ये वरिष्ठता जो हमें नियुक्ति दिनांक जब से हमें अभी तक वरिष्ठता हमें मिलनी चाहिए, नियुक्ति दिनांक से अभी तक की। जो वेतनमान से आप लोगों को कुछ मांगे सरकार से? वेतनमान में हमें नियुक्ति दिनांक से दिया जाए वरिष्ठ से। अपने नवीन शिक्षक संवर्ग के लिए, पुरानी पेंशन के लिए एवं जो हमारी वरिष्ठता हम लोगों को 1998 में नियुक्त किया गया था और 2018 में शासकीय कर्मचारी बनाया गया, लेकिन पूर्व की हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई। हम शासन से अनुरोध करते हैं कि शासन हमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करते हुए जो हमारे साथी हैं उन्हें ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ दिया जाए। हम शासन से यह अपेक्षा करते हैं। और हमारी जो सरकार है उसका बजट आने वाला है, तो एजुकेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक कर्मचारी हैं, वो विभिन्न पदों में बटे हुए हैं, जबकि हम काम एक सा कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि एक रूपता लाने के लिए सरकार कुछ इस तरह के प्रयास बजट में करेगी। दूसरा एक बड़ा जो मुद्दा है वो शैक्षणिक गुणवत्ता का है। इसको लेके जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं वो बहुत सारी जगह से अप डाउन करते हैं। तो मेरे को लगता है कि बजट में सरकार को एक ऐसी नीति लानी चाहिए कि जहाँ पर स्कूल्स हों वहाँ पर हमारे टीचर्स की कॉलोनीज़ हों, वहाँ पर शिक्षकों के रहने की व्यवस्थाएँ हों, ताकि हमारे शिक्षक कर्मठता के साथ स्कूल में अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकें। तो ये दो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो मेरे संज्ञान में हैं। और दूसरा, शोध पर बजट बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कई बच्चे सीखते नहीं हैं।
तो सीखने के लिए लगातार उन विधियों पर शोध होना चाहिए जिनसे बच्चे सीख सकते हैं। तो इसके लिए हर टीचर को रिसर्चर बनाने की ज़रूरत है। तो शोध के क्षेत्र में भी बजट को बढ़ाने की ज़रूरत लगती है। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार इन बातों पर ज़रूर ध्यान देगी। हम मध्य प्रदेश शासन से हमारी ये अपेक्षा है कि हमारा एक क्रमोन्नति का मुद्दा बहुत दिनों से लंबित है, उसकी पूर्ति की जाए और शिक्षकों के लिए जो अन्य सुविधाएं अभी नहीं मिल रही, जैसे अनुकंपा नियुक्ति में रोक लगी हुई है, उसको भी हटाया जाए और अन्य वित्तीय समस्याएं, जैसे हमको अभी हमारे जो इलाज है उसकी जो रकम है वो 5 लाख रुपए, हम चाहते हैं उसकी 10 लाख रुपए कर दी जाए और हमको विद्यालय परिसर में ही आवास की व्यवस्था हो ताकि हम वहीं रह के और अच्छी पढ़ाई करा सकें। यह हमारी अपेक्षा हो। तो मेरा सबसे जो चिंता का विषय होगा वो शिक्षा होगी, तो और ख़ास तौर से उच्च शिक्षा। अभी हमको पता चला कि हमारा सेंटर का जो बजट है उसमें 61% यूजीसी के ग्रांट में कटौती कर दी गई है और मुझे लगता है कि शोध की संभावनाएं, अनुसंधान की संभावनाएं हमेशा उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं और यदि इस प्रकार से बजट में कटौती की जाती है तो उसका सीधा असर भविष्य की शिक्षा पर पड़ता है, शोध पर पड़ता है और जो नए नवाचार हम करने वाले हैं उन पर पड़ता है। दूसरी बात कि शिक्षा के स्कूल के शिक्षा की तरफ से मैं देखूं या कॉलेज की तरफ से देखूं, आप देखिए हर स्कूल कॉलेज में इतनी ज़्यादा फीस है, इतनी ज़्यादा शिक्षण शुल्क है, भले ही वो लड़कियों की माफ़ हो, लड़कों की है, परंतु कुल मिलाकर जो फीस देते हैं बच्चे वो बहुत ज़्यादा है और उस वजह से जो टोटल जो बच्चों का शिक्षा ग्रहण का प्रतिशत है वो लगातार कम होता जा रहा है। ख़ास तौर से कोरोना के बाद से ये प्रतिशत और भी कम हुआ है। तो कुछ ऐसी योजनाएं सरकार के पास होना चाहिए कि प्राइवेट जो स्कूल कॉलेज हैं उनसे बेहतर है कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों को इतना पुख्ता और इतना अच्छा बनाया जाए कि वहाँ पर अच्छी सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल सके। और इस दिशा में अगर ये सरकार, चूँकि ये दीर्घजीवी सरकार है, लंबे समय तक चलने वाली सरकार है, तो हम इससे उम्मीद करेंगे कि शिक्षा पर वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करें। सामान जो है सस्ता हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी और स्कूल वगैरह सब अच्छे से चलेगा। हाँ, सब्जी के दाम भी कम होना चाहिए और सिलेंडर के दाम भी कम होने चाहिए। तो ये थी प्रतिक्रियाएं और आपको बताएं कि पिछली सरकार ने, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बजट के लिए क्या प्रावधान किया था ये हम बार बार दिखा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो अभी आपने देखा, जो अध्यापक थे वो क्या सोच रहे हैं, उनका सोचना क्या था? उनका सोचना था कि शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हो और इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि शोध, जो शैक्षणिक शोध होते हैं उस पर ध्यान दिया जाए और उसको ट्रेंड किया जाए। साथ ही साथ गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी कि अगर जो कॉलोनी बना करके अगर अध्यापकों को उसमें रहने की व्यवस्था कर दी जाए, आवास दी जाए, तो वो बेहतर, दूर दूर से आते हैं इसलिए समय नहीं दे पाते ज़्यादा, तो उनका ये कहना है कि अगर जो कॉलोनी बना दी जाए और इस बजट में ऐसी व्यवस्था हो तो बेहतर होगा। दूसरी बात इलाज की आती है। इन्होंने ये भी कहा है, जो अभी जो शिक्षकों की बातें हमने आपको सुनवाई हैं, उनमें इन लोगों ने ये बातें कही हैं कि अगर इलाज की रकम सिर्फ 5 लाख रुपए है, अगर कोई बीमार होता है तो उसके इलाज की रकम 5 लाख रुपए है, इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी जाए। ये मांगे हैं शिक्षकों की अपनी अपनी। लेकिन जो एक बड़ी बात है कि इसमें कहा गया है कि शिक्षा शुल्क भी कम किया जाए, यानी कि जो लड़कियों की शिक्षा अगर जो माफ है तो लड़कों की शिक्षा शुल्क जो है इतने ज्यादा हैं कि बहुत से लोग पढ़ नहीं पाते, बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते और गार्जियंस पढ़ा नहीं पाते। इसलिए शिक्षा के शुल्क को कम करने की बात की गई है। यह उच्च शिक्षा की बात हो रही है, उच्च शिक्षा के शुल्क को कम करने की बात की गई है। हालांकि अगर जो देखा जाए 2023 का बजट, 2023-24 का बजट, 2023-24 का बजट पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में सुधार का ऐलान किया गया था। स्कूलों में सुधार का ऐलान किया गया था। शिक्षकों की मांग है कि यहाँ आवास भी दिया जाए। अगर आवास दिए जाएंगे तो हम आएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, साथ ही साथ शोध शिक्षा,
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में टॉपर्स को स्कूटी देने की बात तो की गई थी। ये स्कूटी वाला सिस्टम अगर जो इस बजट में हटा दिया जाए, मत दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप मत दीजिए, लेकिन हाँ आवास की व्यवस्था कर दीजिए। और जो एजुकेशन है, जो शिक्षक बता रहे हैं कि जो एजुकेशन है शोध पर बल दिया जाए और उसके लिए बजट किया जाए। तो इस बार अब देखना होगा कि आखिर क्या होने वाला है। ये जो बजट में प्रावधान किया गया था, ये टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पीएम श्री योजना स्कूलों के सुधार का ऐलान किया गया था। तो उसमें ये इतना बजट 277 करोड़ का बजट दिया गया था 430 स्कूलों के मूलभूत सुविधाओं के सुधार के लिए। कितनी सुविधाएं सही हुई हैं आप आसपास के स्कूलों में जाकर के देख सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में टॉपर्स को स्कूटी देने का वादा किया गया था। टॉपर्स जो बच्चियां थी उनको स्कूटी देने की। शिक्षा के लिए बजट 38,375 करोड़ का बजट दिया गया था। ये सारी चीजें हैं। तो लेकिन अब इसमें जो है टीचर्स की क्या बातें हैं। सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ का बजट, 3,230 करोड़ का बजट। तो ये ऐलान पिछले में किया गया था, लेकिन हम चाहते हैं कि अब इसे हटा दिया जाए स्क्रीन से। हम आपको अब समझा रहे हैं इसका गणित क्या है और बजट में और क्या होना चाहिए, हम आपको समझा रहे हैं। ये पिछला बजट था जो हमने आपको बताया और दिखाया भी कि कितना बजट किसके लिए किया गया था। ये भी मैंने आपको सुनवाया कि अब जो शिक्षक हैं उनकी नजर में क्या है, मोहन बजट से क्या वो उम्मीदें रखते हैं। तो मोहन के बजट से उनकी जो उम्मीदें हैं टीचर्स की क्रमोन्नति प्रक्रिया, देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्रमोन्नति जो प्रक्रिया है ये रुकी हुई है और अनुकंपा नियुक्ति भी रुकी हुई है। यानी कि अगर जो सेवा में रहते हुए कोई अध्यापक अगर उसकी मौत हो जाती है तो उनकी जगह पर उनके परिवार से या उनके बेटे बेटियों में से किसी एक को अनुकंपा नियुक्ति होती है। इस पर ब्रेक लगा हुआ है और इस बजट से उम्मीद क्या है कि यो उस अनुकंपा नियुक्ति को भी अगर जो शुरू कर दे, सरकार नियुक्ति करनी शुरू कर दे, तो बहुत से परिवारों का काम हो जाएगा और रोजगार मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये चीजें इस बजट से मांग की जा रही हैं कि हाँ ये बातें होनी चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अब ये सरकार क्या करने वाली है, ये हम जब बजट पेश होगा तो उसमें देखेंगे। हम तो ये बता रहे हैं कि ये शिक्षा का बजट है और शिक्षा का बजट के लिए पिछले बजट में ये प्रावधान किए गए थे और मांग है, ये जो अध्यापकों की मांग है वो ये मांगे हैं और उन मांगों में क्रमोन्नति है, अनुकंपा नियुक्ति है, शैक्षणिक गुणवत्ता की बात की जा रही है, शोध पर आधारित जो है पाठ्यक्रम की बात की जा रही है। साथ ही साथ तो ये पुराना बजट, अब इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये अगर जो अब हम आना चाहेंगे, हमारे जो संवाददाता हैं जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जाहिद, ये कहा जा रहा है कि ये अभी कुछ बाइटें सुनी गई हैं और जो बाइटें हैं उसमें टीचर्स की थी और वो बता रहे हैं कि कैसे शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि मोहन के बजट से जो उनकी उम्मीदें थीं। आप कहां पर हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिक्षा को लेकर के और शिक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर के बजट से क्या उम्मीदें हैं। आपने जाना होगा, कुछ अध्यापकों से कुछ बातचीत भी की होगी और पीछे कुछ खड़े भी हैं, हमको लग रहा है कि अध्यापक ही हैं, तो उनकी क्या मनोदशा है ये पढ़ने का प्रयास कीजिए। जाहिद, मध्य प्रदेश सरकार का मोहन सरकार कह सकते हैं पहला बजट है जिसको उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज सदन में पेश करेंगे। इस बजट से चूंकि अनुपूरक बजट है, लेखानुदान बजट पेश किया गई, पूर्ण बजट नहीं है, इसको देखा जा सकता है इस बजट में कोई प्रावधान नया कर हो कि नहीं है, पर इसमें ज्यादातर जो इसका बजट से आस लगाई जा रही शिक्षा को मजबूती करने के लिए, शिक्षा को और विस्तार देने का सरकार का ध्यान इस तरफ है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जहां तक शिक्षकों की अगर बात करें, शिक्षकों ने अपनी बातें बताई, अपनी व्यथा बताई। विभागीय अगर बात करें, विभागीय वेतन वृद्धि की बात, वेतन क्रमान्वति की बात और पदोन्नति की बात, इन तमाम चीजों पे शिक्षकों ने अपनी बात रखी है। और जहां तक सरकार के बजट का अनुमान लगाया जा रहा है, इस वर्ष का जो बजट आ रहा है
एक्सलेंस जो स्कूल एक्सलेंस कॉलेजों पे सरकार का ज्यादा फोकस है और शिक्षा में इस पर कुछ सुधार किया जा सकता है। जिस तरह बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की कार्यविधि होती है उसमें क्या तब्दीली लाई जा सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर मोहन सरकार गंभीर होगी और बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। ऐसा शिक्षकों को भी एक आस है, एक उम्मीद है। और हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं पढ़े लिखे शिक्षाविद और अधिवक्तागण है। अधिवक्तागण आप बात करना चाहेंगे, हमारे साथ वावी चतुर्वेदी जी हैं जो कि शिक्षा बजट को लेके अल्प अनुपूरक बजट सरकार पेश करने जा रही है। जिस प्रकार बजट मध्य प्रदेश सरकार का मोहन सरकार का पेश होने वाला है, इस बजट से क्या आस लगाते हैं आप? काहे का शिक्षा बजट? हाँ, जो शिक्षा का जो बड़ा आज मतलब सरकार का जो बजट आ रहा है, शिक्षा का पूरे पूरे अनुपूरक बजट है, इस बजट सरकार से क्या आस है आपको? मेरा कहना यह है कि ये जो सरकार है ये हमेशा बजट में खर्चे के ब्यौरा देती है, मगर राज्य सरकार की आय का ब्यौरा कभी भी स्पष्ट नहीं करती। इसको सबसे पहले राज्य सरकार की आय का ब्यौरा स्पष्ट करना चाहिए और हमें ये स्पष्ट बताना चाहिए कि राज्य की आर्थिक स्थिति कितनी सदृढ़ है, हमारे ऊपर कितना कर्जा है। सबसे पहले उसको कर्जे को ये कैसे खत्म करेंगे? ये धीरे धीरे हमारे ऊपर कर्जा बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। इन लोग आय से अधिक व्यय करते हैं जिससे कि आम जनता के ऊपर अनावश्यक रूप से भार बढ़ाते चले जा रहे हैं और देश को इससे कमजोर बनाया जा रहा है। जी, अब हम बात कर सकते, हमारे साथ अमित शुक्ला जी हैं, आप जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी हैं और शिक्षा जंग से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आज का जो बजट मध्य प्रदेश सरकार का वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी सदन पेश करने जा रहे हैं, चूंकि देखा जाए तो इससे बहुत सी हर विभाग को, हर व्यक्ति को, प्रदेश के हर एक जनता को आस है। इस बजट को कैसा दिखते हैं, क्या आस है सरकार से? सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि जो सबसे बहुत अहम मुद्दा है, जो किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, शिक्षा पर विशेष फोकस होना चाहिए और उद्योग धंधे लगाना चाहिए। आज युवा जो है पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहा है, किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, उसे बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, अन्य प्रदेशों की ओर वो पलायन कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार से, वित्त मंत्री महोदय से यही आग्रह करूंगा कि जो भी बजट में शामिल करें वो युवाओं के हित के लिए करें। और हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज खोलने का, कटनी से मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बात बहुत दिनों से चल रही है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि इस बजट सत्र में मेडिकल कॉलेज कटनी को के लिए जरूर सम्मिलित किया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि इनकी आस है, उनका कहना है शिक्षा को लेके, मेडिकल कॉलेज भी शिक्षा के तहत आता है, तो उसमें भी बच्चे शिक्षा ही पाते हैं, सीखते हैं और डिग्री लेके बाहर आते हैं। इस तरह की अगर बात की जाए कटनी के लिए, तो कटनी के अलावा सरकार ने प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज है उनके लिए कुछ प्रावधान बजट में रखा होगा और कुछ नए मेडिकलों के लिए भी घोषणा की भी बात कही जा सकती है। उसी तारतम्य में अगर बात करें तो कटनी जिले वासियों को अपने कटनी जिले की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा और स्थानीय सांसदों ने घोषणा किया और स्वयं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने कटनी में कहा था, चूंकि कटनी से प्रभारी मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने स्वतः कहा था कि बहुत जल्द कटनी के मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया जाएगा, निर्माण शुरू किया जाएगा, उसमें बजट प्रावधान भी किया जाएगा। तो अब जबकि वो उप मुख्यमंत्री है तो कटनी जिले वासियों की एक नजर है उनकी तरफ कि शायद इस बजट में कटनी मेडिकल कॉलेज के लिए बजट का प्रावधान किया जाए और शायद कटनी के लिए मेडिकल कॉलेज के जो रास्ता है वो आसान हो और उसकी शुरुआत हो सके। इसी तरह की अगर बात करें शिक्षकों की, महिला शिक्षकों की बात करें, महिला शिक्षिका जो दूरगामी क्षेत्रों से जाकर अपने स्कूल तक पहुंचती है पढ़ाने के लिए, तो चूंकि आवागमन में उनके आने और जाने के बीच में काफी विलम्ब होता है और इस वजह से उनकी ड्यूटियों में, उनकी उपस्थिति में जो बच्चे परेशान होते हैं और कभी कभी ये होता है जैसे बारिश के मौसम में नहीं पहुंच पाते। तो इस तरह की चीजों शिक्षकों ने कहा है कि हर एक स्कूल में शिक्षक कॉलोनी बनाई जाए या उनके रहने के लिए मकान आवास की व्यवस्था की जाए। इन तमाम तरह की चीजों की अपेक्षा शिक्षकों ने बताई है और एक बात यहाँ भी तक शिक्षकों ने कहा है, अगर शिक्षा पे, बजट पे सरकार का ध्यान केंद्रित होता है शिक्षा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे समाज भी सुधारा जा सकता है और देश की आने वाली पीढ़ियों को, नौजवानों को सुधारा जा सकता है। भटके हुए लोगों को रास्ता लाने का कार्य करने वाला बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
और इस पर रिएक्शन बाइट लेने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि शिक्षा को लेकर के क्या चर्चाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में कि इस बजट से और क्या होना चाहिए। हमारे साथ शशिकांत द्विवेदी जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। द्विवेदी अर्थशास्त्री नहीं हूँ, माफ कीजिएगा, त्रिवेदी जी आप पत्रकार हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो शशिकांत जी, शिक्षा को लेकर के तमाम बातें हैं, टीचर्स की अपनी बातें हैं और तमाम जो हमारे जो शिक्षक हैं वो ये बातें कह रहे हैं कि शैक्षणिक गुणवत्ता पर ध्यान दिए जाना चाहिए, स्कूल के जो शोधपरक शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, और अगर जो पिछले बजट की हम बात करें तो पिछले बजट की चीज़ें जो ग्राफिक्स हैं वो चल रहे हैं हमारे बीच में अभी, तो उसमें जो व्यवस्थाएं की गई हैं शिक्षा के लिए, जो बजट था 38,375 करोड़ रुपए का ये व्यवस्था की गई थी। तो क्या अगर जो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, शोध परक शिक्षा के लिए अगर जो व्यवस्थाएं और कुछ करने की उम्मीद है इस बजट से? नहीं, शिक्षा मतलब शोध परक कैसे होगी? किस शिक्षा की बात आप कर रहे हैं? प्राइमरी शिक्षा, हायर सेकेंडरी शिक्षा, कॉलेज शिक्षा? नहीं, प्राइमरी शिक्षा की बात अगर जो यहाँ शोध परक शिक्षा ये कि प्रैक्टिकल कर करके अगर जो बताया जाए, पढ़ाया जाए, ऐसा शिक्षकों का कहना है। अभी थोड़ी देर पहले जो बाइट चली है उसमें तो उन्होंने इस बात को समझाया है। नहीं, शिक्षा तो मतलब सरकार को इनोवेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से करना पड़ेगा। राज्य सरकार के हाथ में कुछ है नहीं। जो कुछ होगा वो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति आ गई है 2020 में, स्कूल के लिए भी आ गई है, कॉलेजेस के लिए भी आ गई है। आगे और क्या होना है, अभी 24 के चुनाव के बाद यदि ये सरकार सत्ता में रहती है तो राज्य सरकार जहां तक हमें पता है, जहां तक ये कहा जाता है कि जो शिक्षा की बात है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। प्राथमिक शिक्षा इसकी व्यवस्थाएं कर सकती है, प्राथमिक भवन बनाने के लिए धन दे सकती है, वहां शिक्षकों की नियुक्ति कर सकती है, ये सारी चीजें कर सकती है सरकार के जो राज्य की सरकार है। तो नहीं, तो राज्य सरकार तो यहाँ 18 साल से पहले से है ना, तो उसने बहुत कुछ किया है। हाँ, तो वही बात है। इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या आप बता सकते हैं इस बात को कि इस बजट से उम्मीदें क्या है कि अगर जो और क्या किया जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सके? देखिए क्या है, बजट जो होता है उसमें ज्यादातर ग्रांट होता है, राज्य सरकार के खुद के कर होते हैं। उनके अनुमान के आधार पर अगले साल का राज्य सरकार खर्च और आमदनी का लेखा जोखा बनाती है। अब अभी केंद्र सरकार का बजट आया नहीं है तो ये राज्य सरकार अभी शायद फुल बजट पेश करने जा रही है। तो जब केंद्र सरकार का बजट आएगा तो क्या आंकड़े सुधारने बैठेंगे? क्या करेंगे ये लोग? तो अभी जो एलोकेशन करेंगे, प्रावधान करेंगे बजट में शिक्षा के लिए मान लो, तो वो प्रावधान गड़बड़ाएगा नहीं गड़बड़ाएगा, लक्ष्य क्या रखेंगे, जरूरतें क्या है, स्कूल में ड्रॉप आउट्स कितने हैं। अभी बजट जो है ऐसे आर्थिक सर्वेक्षण जो है शुक्रवार को बटना था सबके पास, तो उस समय स्थगन पे चर्चा चल रही थी। आर्थिक सर्वेक्षण जब आ जाता है बजट से एक दिन पहले, परंपरा है वो सबको मिल जाता है, आपको भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए, तो उसको पढ़ के आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि बजट कैसा होगा। बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत सारे आंकड़े होते हैं, कितने स्कूल बंद हो गए, कितने खुल गए, कहाँ प्रोग्रेस हुई है, कहाँ नहीं है, जीडीपी कितनी है राज्य की, पिछले 2 सालों में क्या रही, बजट अनुमान क्या रहा। पिछला बजट बनाया था उसमें बजट अनुमान था ही नहीं। तो बजट जो बन रहा है ना पिछले कुछ दशक से, इस बजट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। कमलनाथ सरकार ने भी बजट पहले पेश कर दिया था केंद्र के बजट के आने के बाद से, फिर चिल्ला रहे थे कि हमको 2700 करोड़ रुपया कम मिला। अरे भाई, आपने ही बजट में गलती की है। तो बजट बनाना है कि बच्चों का खेल नहीं है, चाहे वो शिक्षा के लिए करे चाहे स्वास्थ्य के लिए करे। आपको शिक्षकों की जरूरत कितनी है, स्कूल कितने हैं, नई आबादी आपको पता नहीं है कि बच्चे कितने हैं क्योंकि जनगणना नहीं हो रही है। तो अभी रेट नहीं मालूम है कि कितने बच्चे हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, हर साल कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास आंकड़े हों तो वो कुछ करेगा जी। अब आंकड़े ही नहीं है तो वो क्या करेगा? सब कुछ अंदाज से चल रहा है, इस बजट में भी अंदाज से आ जाएगा जी। ये बड़ी विडंबना है क्योंकि बजट एक महत्वपूर्ण ये आय व्यय का लेखा जोखा होता है और उसी के आधार पर जो है
हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर से हम जुड़े हुए हैं और अब जीएसटी आ गया है तो अब राज्य सरकार अपने कोई कर लगा नहीं सकती कि वो यहाँ से कमा लेगी जी। जो कुछ है वो आपको केंद्र पर निर्भर रहना है पूरा जी। तो केंद्र पर निर्भर रहना है तो पहले केंद्र का बजट देख लीजिए, मगर विडम्बना है कि केंद्र का बजट अभी आया नहीं है, अभी अंतरिम बजट आया है। जो अब अगली सरकार यदि यही रही तो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, दूसरी सरकार आ गई तब आप क्या करेंगे? तो दिक्कतें आ जाएंगी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। फिर भी उम्मीदें तो हैं, जो भी उम्मीदें हैं उनको अब जो भी उम्मीद तो जनता करेगी ना, बिल्कुल, और आप नहीं कर सकते। पब्लिक कैसा क्या करेगी मई के महीने में वो हमें नहीं मालूम है, ना आपको मालूम, किसी को नहीं। देश में पब्लिक जो करती है वो सही तय होता है, वहां से दिशा दशा सब बदल जाती है। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन बैठेगा, यही सरकार रहेगी, ये सरकार रहेगी तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको आंकड़े बदलने पड़ेंगे फिर अपने। बिल्कुल आंकड़े तो बदलने पड़ेंगे और आंकड़े जो है अनुमान पे आधारित बदल सकते हैं ना। एक बार आपने अगर बजट कर दिया फिर वो सप्लीमेंट्री आते रहेंगे तो फिर क्या होता है, सारा साल गड़बड़ा जाता है आपका पूरा का पूरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए निशिकांत जी। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि अभी जो भी स्थितियां हैं उस पर एक अनुमान लगाया जा रहा है और यही अनुमानों पर आधारित ही बजट होता है। जो भी बजट होता है ये एक्यूरेट नहीं होते, जो बजट होता है अनुमान होता है और अनुमान सरकार लगाती है आय व्यय का। हालांकि हमारे साथ जो पत्रकार महोदय जुड़े हुए थे शशिकांत त्रिवेदी जी, इनका ये कहना है और कहना ठीक भी है कि जो स्थितियां हैं इस समय उससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आर्थिक सर्वे जब पेश होता है तो उसमें ये सारे चीज इंक्लूड होते हैं और उसी के अनुसार ये अनुमान लगाया जाता है कि अगला बजट क्या आएगा। आर्थिक सर्वे की प्रति न इनको मिली न और किसी को मिली, फिर भी कुछ अपेक्षाएं हैं लोगों की और उस पर अनुमान जब बजट आ रहा है तो वास्तव में एक अनुमान जरूर सरकार लगाई होगी और उस अनुमान को रखते हुए हम बजट पे ये कह सकते हैं कि आने वाला बजट कैसा होगा, हम भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन क्या होने वाला है ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। हमारे साथ कुछ संवाददाता और जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ और तथ्य रखना चाहेंगे। 2022-23 की महिला के लिए जो बजट आया है, ये स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था 2023-24 में, महिलाओं के लिए जो बजट था। इसके बाद स्वयं सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था। ये जो प्रावधान हम दिखा रहे हैं आपको लगातार स्वयं सहायता समूह के लिए। आहार योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 2023-24 में किया गया था। ये पिछले बजट के हम आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। लाडली बहना योजना के लिए 8000 का बजट, 8000 करोड़ का बजट, माफ कीजिएगा ये 8000 करोड़ है, 8000 करोड़ का बजट की व्यवस्था की गई थी। प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया था। वृद्धा अवस्था विधवा पेंशन योजना के लिए 1535 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कन्या विवाह के लिए 80 करोड़ का बजट पेश किया गया था, प्रावधान किया गया था यहाँ पर। महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था, आप देख सकते हैं इसे 2023-24 में। और साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए अभी 1000 करोड़ का आपने देखा। और ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। हमारे साथ जो कुछ महिलाएं इस अगली बजट से, मोहन की बजट से क्या उम्मीदें रख रही हैं, आइए हम आपको बताते हैं, सुनिए। हमारी सरकार से यही उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जैसे कि दालों के दाम है, थोड़ा सा गैस सिलेंडर भी बोले थे कि 450 में कर देंगे, वो भी नहीं किया। और सब्जियों के दाम है, जैसे एक आम मतलब मिडिल क्लास की महिलाओं को ये सब चीज़ों में भारी दिक्कत आती है, घर भी चलाना, बच्चों की फीस भरना, तो थोड़ा सा इस महंगाई से राहत मिले। तो जैसे कि जीरा और तेलों के दाम, जीरा मिर्चा, मतलब बहुत सारे किचन से ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं, वो दिक्कतें आ रही हैं। तो थोड़ा सरकार इस बजट में ये सब चीज़ों का थोड़ा सा वो करती, बस यही कहना चाहते हैं। बजट तो भाई महंगाई तो सही में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। महंगाई के हिसाब से गैस की टंकी
है ना, गैस की टंकी वगैरह और तेल वगैरह जो दाल चावल है ना, इनके रेट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर चीज़ का, पेट्रोल का, हर चीज़ का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वही अनुरोध है कि सरकार से कि आप इन सब का रेट कम करिए। शिक्षा को लेके आप क्या चाहते हैं कि शिक्षा के प्रति जो सरकार का नजरिया है, शिक्षा के लिए जो बच्चों की पढ़ाई होती है उसको लेके सरकार का क्या बजट होना चाहिए, क्या पढ़ाई सस्ती होना चाहिए? हाँ, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, इसके लिए कि और सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे है ना अच्छे से पढ़े और बड़ी से बड़ी स्कूल में जाएं, और हर माँ बाप का एक सपना रहता है हम अपने बच्चे के लिए, है ना, और गरीबों के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि भाई वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं। एक सीधी सी बात है, गरीबों को तो चलो सरकार कहीं दे भी दे रही है और अमीरों का तो हो ही जा रहा है, और जो एक मध्यम वर्गीय फैमिली है वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जा रही है महंगाई से। समस्या ये है कि सब्जी के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और टंकी के भी बढ़ते जा रहे हैं, अपराध में तेल है, ये सब है, तो उनको बहुत समस्या हो रही है। जो ऑनलाइन वगैरह हो रहा उससे भी बहुत ज्यादा, ऑनलाइन जो व्यापार है ये भी बहुत ज्यादा त्रस्त हर चीज का ऑनलाइन व्यापार हो रहा है। पार्लर का ले लीजिए आप, हर चीज का, कपड़े का ले लीजिए आप, कोई भी बिजनेस है ऑनलाइन सबको जो दुकान इतनी महंगी महंगी लेकर बैठे हैं उनके लिए तो भाई सोचना चाहिए सरकार को भी, ऑनलाइन तो महिलाओं को बजट से क्या उम्मीदें थी, आपने देखा कि महिलाएं क्या चाहती हैं बजट से, अभी आपने देखा। हमारे साथ आदर्श भाटिया जबलपुर से जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता। आदर्श, क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की, जल्दी से बताइए। जब बजट आता है तो एक आम जनता की यही उम्मीद होती है कि एक उनको राहत मिले बजट से। जितनी दर पे दर महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं आम व्यक्ति अपनी राहत चाहता है और उम्मीद करता है सरकार से कि जो भी बजट आएगा और कम से कम एक सामान्य व्यक्ति के जो घर का बजट है उसको लेके बनाया जाए। पर एक सरकार जो है वो अनुमानित बजट बनाती है, वो अपने लेवल पे बजट बनाती है, जिससे एक आम नागरिक का जो घर का बजट है, उसकी सामान्य जिंदगी का जो बजट है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। इस समय मेरे साथ एक महोदय जी खड़े हैं, मैं उनसे वार्तालाप करके आपको बताऊंगी कि वो क्या उम्मीद करते हैं सरकार के बजट से। नमस्कार मैडम, मैं पुष्पराज सिंह जबलपुर से बोल रहा हूँ। आने वाले बजट से हमारी जनमानस की यही उम्मीदें हैं कि जो महंगाई चरमोत्कर्ष पर है और आम उपयोग में आने वाला जो सामान्य वस्तुएं हैं वो काफ़ी महंगा हो चुकी है, उसके अनुरूप थोड़ा सस्ता करना चाहिए, और जो कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचा रही है गवर्नमेंट, उस पर थोड़ा कमी लाना चाहिए, और लोन लेके गवर्नमेंट तो फ्री का वितरण कर रही है लोगों को, ये बंद होना चाहिए। और सरकार से यही उम्मीद है कि आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए महंगाई पर कंट्रोल करे और बजट को साधारण तरीके से पेश करे। तो आपने सुना कि एक आम नागरिक का कहना ये है कि सरकार जो लोन लेके फ्री की योजनाएं जो बनाती है, फ्री का जो वितरण करती है, कम से कम वो बंद होना चाहिए। अगर सरकार ने लाडली बहना योजना जो निकाली है उसका बजट उसके पास था, अगर वो बजट उसके पास था तो फिर हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का महीने का 6 महीने का वेतन क्यों रोका गया? सरकारी कर्मचारी कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं, बी वर्ग के लोग हैं, उनका वेतन क्यों रोका जाता है? उस वर्ग का जो पैसा है वो आखिर कहाँ जाता है? उस बजट को जो पहले से ही अनुमानित कर दिया जाता है कि इतना बजट हम वेतन में देंगे, उसको उसमें कटौती करके ये योजनाओं में जो लाया जा रहा है, सबसे पहले तो सरकार को इस चीज में सुधार करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए आदर्श भाटिया। हम अब सीधे चलते हैं शहडोल, जहाँ पर पंकज राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज राव, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस बजट को लेकर के, जल्दी से। जी कि जिस प्रकार से अभी बजट पेश होना है तो कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार को लेकर के, किसानों के और गृहिणियों के और लोगों की, जो जनता की मैं बात करूं तो जनता कई उम्मीदें हैं सरकार से। कहीं ना कहीं बजट में हम लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा मिलेगा। कहीं मैं बात करूं कि शिक्षा की बात करूं, जिस प्रकार शिक्षा की बातें चल रही थी कि शिक्षा को लेकर के की आवाज आने चाहिए, ये सही है। कहीं ना कहीं दूर दराज से जो शिक्षक है वो आकर के पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ किराए के मकान में रह रहे हैं। देवेंद्र जी, मैं बताना चाहूँ कि सरकार
सरकार को भी यह सोचना चाहिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार गरीबों के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं निकाली गई हैं और क्या कहते जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं पर सरकार की जो बजट आती है उसमें मार जरूर खाता, क्योंकि महंगाई को लेकर के आज महंगाई जिस प्रकार से आसमान छू रही है उसी प्रकार आज जनता भी परेशान है। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो बजट को लेकर के जो सारी चीजें हैं, जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां इस तरह की हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, उनको क्या अपेक्षाएं हैं, अभी आपको हमारे संवाददाताओं ने बताया। पिछली बजट में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी ये भी हमने आपको दिखाया। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और लगातार मध्य प्रदेश की बजट पर हम चर्चाएं करते रहेंगे।